केवल असाधारण अवसरों की राह नहीं देखनी चाहिए। छोटे से छोटे अवसर का उपयोग किया जाए ना तो बड़े अवसर सामने आकर स्वयं है जो आपके खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी शिक्षण विधियां हमने प्रारंभ की है। एक कक्षा जिसके अंदर हमने सामान्य परिचय देख लिया, और आज की जो कक्षा है इसके अंदर हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि की। किसकी बात करेंगे? प्रत्यक्ष विधि की हम है जो बात करेंगे साथियों। एक एक चीज़ स्पष्ट है जो करते चलेंगे, हम आसानी से समझाता चलूँगा मैं आपको। देखिए, ये सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है, लगभग साथियों के पास ये शिक्षण विधियां हैं जो कोई ना कोई पुस्तक होगी, लेकिन बात यह है किसी अध्यापक के द्वारा, किसी साथी के द्वारा समझाई जाती है वो चीज़ है जो अच्छे से अपने मस्तिष्क में स्थायित्व ले लेती है। और शिक्षण विधियों का और मनोविज्ञान का चक्कर तो ऐसा है, जितनी ज़्यादा बार सुनोगे, जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा है जो मनोमस्तिष्क में स्थायित्व लेती जाएगी। ये सारी की सारी कक्षाएं अपनी अध्यापक भर्ती परीक्षा या फिर रीट मुख्य परीक्षा कह सकते हैं हम, या थर्ड ग्रेड कह सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है। और ये अपनी क्लास शिक्षण विधियों की दूसरी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि है क्या साहब। तो प्रत्यक्ष विधि का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। प्रत्यक्ष विधि के अर्थ की हम बात करें तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका? वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। वस्तुओं कह दो या फिर चीजों को क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से है जो दिखाना। प्रत्यक्ष रूप से दिखाना कि देख लो भाई साहब, सामने चीज़ पड़ी है थाके, अब देख लो थान जगह दिख रही है भाई है, ज़्यादा मेरे को समझावे की जरूरत को नहीं। मतलब सामने कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप को दिखा दी कि भाई आ है बात। अब ये मैंने तो ये आपको देशी भाषा के अंदर ये बता दिया, लेकिन साहित्य के अंदर, शिक्षण के अंदर इसको किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे वो आगे चलकर हम देखते हैं। अब इस पद्धति के, इस विधि के कुछ उपनाम भी है। कई बार परीक्षा में आता है प्रत्यक्ष विधि का उपनाम नहीं है, या प्रत्यक्ष विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो उपनामों में मैं बात करूं तो इसको सुगम पद्धति भी कहा जाता है। सुगम विधि या सुगम पद्धति ये भी कहा जाता है। साथ ही निर्बाध विधि, निर्बाध विधि मतलब कोई बाधा को नहीं, सामने कोई चीज़ दिखा दी, कोई बाधा नहीं है, देख लो ये चीज़ है जो है। इसे प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? प्राकृतिक विधि भी है जो कहते हैं। इसके साथ में इसको समात्र विधि भी है जो कहा जाता है। ये इसके है जो नाम है साहब। ठीक है, सुगम पद्धति या सुगम विधि, निर्बाध विधि, प्राकृतिक विधि इत्यादि। और वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना ही क्या प्रत्यक्ष विधि के अंदर शामिल है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्या, कोई जानवर का चित्र दिखा दिया कि देखो बेटा ये है, ये शेर है। ठीक है, कोई फल दिखा दिया, देखो बेटा ये सेब है, या जीव जंतुओं का चित्र दिखा दिया। तो इन सब को दिखाकर है जो चीज़ों को बताना, ये प्रत्यक्ष विधि में आता है साहब। इस विधि के प्रयोग की बात करें हम तो इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था साहब हमारे फ्रांस में हुआ था। इसका फ्रांस में हुआ था, 1901 में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हुआ था, 1901 में हुआ था। और अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया था इसको। किसके लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है जो किया गया था। ठीक है, वहीं हम बात करें अपने यहाँ पर तो बंगाल में तो श्री टिपिंग महोदय। भारत के अंदर हम बात करें तो बंगाल के अंदर इसका प्रयोग जो करने वाले थे, उपयोग में लाने वाले जो थे, वो थे बंगाल में टिपिंग महोदय।
टिपिंग महोदय। टिपिंग महोदय के साथ में बंगाल के बंबई में बात करें हम, तो बंबई में जिन्होंने प्रयोग किया वो थे फ्रेजर। बंबई में किसने किया? फ्रेजर ने। और मद्रास में किया था श्री येट्स। मद्रास के अंदर किया था श्री येट्स या यत्स। इन्होंने है जो यहाँ पर इस पद्धति को सर्वप्रथम अपनाया था, इनको अपनाने का श्रेय जाता है। तो बंगाल में टिपिंग महोदय, बंबई में फ्रेजर और मद्रास में श्री येट्स। ये हो गया मामला। यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर रहे हो साथ साथ में और सुन रहे हो तो सुन लो, आपके पास पहले से कोई किताब है तो उसमें बाद में आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या होता है साथियों। आगे इसकी विशेषताओं में हम चले हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर कॉन्सेप्ट वाला सवाल आया आपके, तो फैक्ट से कम, फैक्ट तो सीधा सीधा पूछ लिया, बंगाल में किसने पद्धति को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? टिपिंग को। बंबई में किसको? फ्रेजर को। मद्रास में येट्स को। और सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर? फ्रांस में। कब? 1901 में। लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें इसमें क्या मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। मातृभाषा का, यानी कि अन्य भाषा का काम है जो वही चलता रहेगा, इसमें मातृभाषा का प्रयोग क्या है? वर्जित है साहब। ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमने पढ़ा था किताब में, ये तो हमने भी पढ़ा था मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, लेकिन कक्षा का माध्यम या कक्षा लेने का फ़ायदा यही है कि आपको समझ में आ जाएगा प्रयोग वर्जित क्यों। वर्जित इसलिए कि सामने आपको कोई चीज़ दिखा दी, ये साहब यहाँ पर फल है या आलू है, कुछ भी है, ये या शेर है, तो आपको अपनी लैंग्वेज, अब किसी को अपनी लैंग्वेज मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसका प्रयोग नहीं करना है। दूसरी जो भाषा सिखा रहे हो आप, जो भी भाषा सिखा रहे हो उस भाषा के अंदर ही है जो बताना है। आगे बात समझ में? तो पहली विशेषता तो इसकी यह हो जाएगी कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। बात करें तो इसमें जो मौखिक काम है उसको प्रधानता दी जाती है। मौखिक कार्य की प्रधानता होती है इसमें। आपको किसकी मिलेगी? मौखिक कार्य की प्रधानता है जो देखने को मिलेगी इसमें प्रधान रूप से। वहीं हम बात करें इस पद्धति के अंदर तो जो व्याकरण अनुवाद प्रणाली की जो दोष हैं वो इसमें दूर हो जाते हैं और व्याकरण की सहायता इस पद्धति में नहीं ली जाती है। व्याकरण सिखाने का कोई चक्कर नहीं रहता इसमें। या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्याकरण की सहायता, मतलब कोई चीज़ बताने में सिखाने में व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती। ग्रामेटिकली करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो बात प्रत्यक्ष रूप में दिखा दी उसको बता दिया उसी भाषा के अंदर, तो व्याकरण में क्या कुछ है वो नहीं देखा जाता इसमें। ठीक है। और व्याकरण अनुवाद प्रणाली की दोष से दूर हो जाते हैं। अब कोई चीज़ हम अनुवाद करते हैं, किसी भी ट्रांसलेट करके किसी कोई चीज़ समझाते हैं, तो कहीं कभी कभार है जो उसमें ट्रांसलेशन सही नहीं होता, तो उसमें त्रुटियां रह जाती है, कुछ ना कुछ करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। तो वो दोष है जो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के अंदर दूर हो जाता है। मतलब अनुवाद का चक्कर रहेगा ही नहीं, भाई साहब आ चीज़ है देख ले, और जो उस लैंग्वेज में बता रहे हो, जो पढ़ा रहे हो लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में उसको बता दोगे, तो अनुवाद का कोई चक्कर इसमें रहेगा ही नहीं। ठीक है। जैसे कि इसमें बच्चे को क्या होता है, कोई बच्चा है उसको बोला, क्या बोला कि आ से आम। बच्चे को क्या सिखाया? आ से आम, आ से आम। या तो ऐसे बता दी, या फिर आम का कोई चित्र है तो चित्र दिखा दिया उसे, या फल लाया हुआ है तो फल है जो वो दिखा दिया, प्रत्यक्ष है जो दिखा दिया उसे। तो मामला वही है जो ख़त्म हो गया। बच्चे ने देखा और बच्चे ने समझ लिया कि ये क्या है, आम है साहब। चित्र के माध्यम से देखा तो उसमें ज्ञान स्थायी हो गया। या फल है जो लाया हुआ तो वो दिखा दिया। तो बच्चे को क्या, आ से आम इस तरीके से चार्ट के साथ में दिखा दिया, प्रत्यक्ष रूप में दिखा कर जो अक्षरों को क्या है
सिखाया जाता है। आ से आम, ई से इमली, ए से अनार। इस प्रकार से आपने जो पट्टी पहाड़ा देखा होगा पहले दूसरे वालों, अभी तो पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, पहले स्कूलों में अभी भी चलता ही होगा, अभी थोड़ा पैसे बढ़ा दिए होंगे, थोड़ा डिजाइनिंग और आ गया होगा। पट्टी पहाड़ा में अनार, आम, इमली, ये ऐसे एप्पल, ये सारे के सारे चित्र भी बने हुए होते थे उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो उनको अक्षर ज्ञान है जो कराया जाता है। प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति उसमें सीधा संबंध होना चाहिए। अगली बात इसमें आप लिखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है, ये तो सारे नोट कर ही लिए होंगे। प्रत्यक्ष विधि कहती है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति में सीधा संबंध है जो होना चाहिए। कैसे साहब? अनुभूति और अभिव्यक्ति में, अनुभूति और अभिव्यक्ति में सीधा संबंध। अब आप बोलोगे गुरुजी अनुभूति और अभिव्यक्ति में सीधा संबंध कैसे? यानी कि कोई चीज़ आपने दिखाई, वो क्या है, उससे देख रहा है, अनुभूत कर रहा है, और आप मतलब आपने अभिव्यक्ति की, कोई चीज़ आप बता रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो, और देख जो बच्चा जिसको बता रहे हो वो अनुभूत कर रहा है। तो अनुभूति और अभिव्यक्ति में क्या सीधा संबंध है जो होना चाहिए, बीच में कोई बाधा है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रारंभ में हमने बात कर ली कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। इसमें अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा में जो आदेश निर्देश है जो दिए जाते हैं। लिख लीजिए आप ये चीज भी, प्रत्यक्ष विधि में अन्य भाषा को पढ़ाते समय अन्य भाषा में ही आदेश निर्देश होता है। अन्य भाषा में ही आदेश वगैरह, ऑर्डर वगैरह, निर्देश वगैरह, गाइड वगैरह किया जाता है, और उसी में विचारों की अभिव्यक्ति है जो होती रहती है। ठीक है बात। अब इस पद्धति में क्या विशेष तौर से इसमें क्या वार्तालाप या मौखिक कार्य या फिर बोलने का अभ्यास है, इस पर बल दिया जाता है। बोलो बच्चों, ए से अनार, आ से आम, ए फॉर एप्पल, इसी प्रकार से। ठीक है, तो लिख लीजिए, इस विधि में मौखिक कार्य लिखावट पर नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो। इस विधि में मौखिक कार्य मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर जोर दिया जाता है, कि अभ्यास पर जोर दिया जाता है। आ गई बात समझ में? प्रत्यक्ष जो ये विधि है, इसमें पढ़ाने में, इसको जो पढ़ाते हैं तो लेखन और व्याकरण का ज्ञान है जो छूट जाता है। इसकी ये कमजोरी आप समझ सकते हो। लिख लिया होगा इतना। अगली आप विशेषता लिखिए, अगली इसमें विशेषता लिखिए यहां पर, प्रत्यक्ष विधि या ये प्रत्यक्ष पद्धति में पढ़ाते समय एक तो लेखन का व व्याकरण, लेखन और जो व्याकरण का ज्ञान है, लेखन व व्याकरण का ज्ञान रह जाता है या छूट जाता है।
ये इसकी कमजोरी समझ सकते हैं। और क्या होता है इसमें, एक चीज़ ये भी होती है, लिमिटेड चीज़ें हैं उनको है जो आप बता सकते हो, दिखा सकते हो प्रत्यक्ष में। कहीं ऐसी चीज़ें बहुत सी होती है जिनको आप न तो उनका चित्र रूप में कुछ हो सकता है ठीक से, न आप उनको लाकर दिखा सकते हो, तो वो है जो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती है। यानी कि कठिनाई की बात यह है कि जैसे कि संज्ञा शब्द हो गए, पुस्तक हो गया, कागज हो गई, पेन हो गया, कोई लड़का लड़की हो गया, इनका तो इसमें ज्ञान करा दिया जाता है। लड़के को भी देख लेगा, लड़की को भी देख लेगा, कॉपी को देख लेगा, पेन को देख लेगा, जानवरों को प्रत्यक्ष रूप में तो उनके चित्र देख लेगा। लेकिन जो भाववाचक शब्द होते हैं, भाववाचक मतलब संज्ञा शब्दों का इनका तो काम हो जाता है, लेकिन भाववाचक शब्द या विशेषण जो होते हैं उनके शब्दों को उन शब्दों का ज्ञान कराने में यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी सी कठिनता है जो आती है साहब। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात यह है कि इस विधि के अंदर, प्रत्यक्ष विधि में दिखाने वाली बात होगी। हमने बात की प्रारंभ में कि प्रत्यक्ष विधि यानी सीधा सीधा दिखा देना कोई चीज़, तो इसमें संज्ञा और संज्ञा जो शब्द है, कोई चित्र है, ये सब जो चीज़ें हैं वो तो दिखा दी, लेकिन इन चीज़ों को के अतिरिक्त जो भाववाचक चीज़ें हैं वो है जो उनमें थोड़ी सी कठिनता है जो देखने को मिलती है साहब। और हम बात करें इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रत्यक्ष विधि की हम बात करें तो इसका मुख्य सिद्धांत यह है, क्या मुख्य सिद्धांत यह कि जिस प्रकार बालक जो है वो सुनकर और अनुकरण के द्वारा मातृभाषा सीख लेता है। मातृभाषा सिखाने के लिए कहीं स्कूल में डालते हो क्या? परिवार में अपने घर में बच्चा क्या करता है, हम जो बोलते हैं वो सुनता है और सुनकर वो क्या करता है, अनुकरण करता है उसका और मातृभाषा सीख लेता है। उसी प्रकार दूसरी भाषा भी है जो सीख सकता है। प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ बता दी, दिखा दी, तो अगर वही हम बोलेंगे, यानी घर में जो बच्चा सुनकर और अनुकरण करके सीख सकता है, तो विद्वान ये कहते हैं प्रत्यक्ष विधि के अंदर मुख्य सिद्धांत यही है इसका। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार मातृभाषा श्रवण और अनुकरण के द्वारा, चलो लिख लो आप, जिस प्रकार मातृभाषा श्रवण व अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, माध्यम से सीखी जाती है, उसी प्रकार दूसरी भाषा भी सीख सकता है। उसी प्रकार दूसरी भाषा भी सीखी जा सकती है या सीख सकता है, सीखी जा सकती है। गुरुजी फिर भी हम तो नहीं समझे। जिस प्रकार मातृभाषा सुनने और अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीख लेता है, उसी प्रकार दूसरी भाषा भी है जो वो सीख सकता है। कैसे? अब जैसे कि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, अब क्या करोगे आप? जिस प्रकार से आपने हिंदी सीखी, मारवाड़ी सीखी सुनकर अनुकरण करके, उसी प्रकार आप अंग्रेजी भी सीख सकते हो। कैसे? अंग्रेजी जहाँ बोलने वाला माहौल है, अब इंग्लिश इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपको वो माहौल ही तो प्रोवाइड करवाया जाता है। जो भी आसपास के बच्चे होते हैं वो टूटी फूटी बोलो अंग्रेजी बोलेंगे, तो आप उन वर्ड्स को, उन अक्षरों को अंग्रेजी में सुनेंगे, तो जो सुनेंगे सुनकर अनुकरण करके देख करके आप अंग्रेजी बोलना है जो सीख जाओगे। अरे जैसलमेर वगैरह में आप जाते हो, वो फोर्ट के जो गाइड वगैरह रहते हैं ना, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वहाँ अंग्रेज आते रहे, उनके वर्ड पकड़ते रहे। हाँ, दिस इज़ फोर्ट, ये बिल्ड, ये राजा, ये किंग। तो इस प्रकार से सुनकर कई ऐसे लोग हैं, बूढ़े वृद्ध जन भी हैं, बच्चे भी कहीं सारे, उन्होंने कहीं से भी इंग्लिश प्रॉपर सीखी नहीं, फिर भी वो सुनकर अनुकरण करते हुए सारी की सारी चीज़ें जो सीख गए। तो ये थी साहब अपने प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हमने बात क्या की, सुगम पद्धति कहते हैं, इसे निर्बाध विधि भी कहते हैं, इसे मातृ विधि भी कहते हैं, प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, इसमें व्याकरण अनुवाद प्रणाली के जो दोष है वो दूर कर दिए जाते हैं, और इसमें बच्चों को जैसे आ से आम, ए से अनार, इस प्रकार से या फिर चित्रों के साथ प्रत्यक्ष दिखाकर अक्षरों को सिखाया जाता है।
और बात करें कठिनाई की, बात यह है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं या चीज़ें होती है उनको तो दिखा दिया जाता है, जैसे कलम, पेन, कागज़, स्टैंड, गैस, सब कुछ, घड़ा, बर्तन वगैरह जो कुछ भी। लेकिन जो भाववाचक शब्द होते हैं उनमें थोड़ी सी जो कठिनाई होती है। साथ साथ में इसमें व्याकरण वाला जो चक्कर है और जो पढ़ाते समय जो लेखन और व्याकरण वाला चक्कर है वो थोड़ा सा छूट जाता है। भारतवर्ष में बात करें तो टेपिंग महोदय ने बंगाल में पद्धति को अपनाने का श्रेय जाता है, बम्बई में फ्रेजर महोदय को जाता है और मद्रास में जाता है श्री येट्स महोदय को। ठीक है। और एक विशेषता ये भी इसमें आ जाती है प्रत्यक्ष विधि में, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें रहेगी, इसमें कई चीज़ों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, तो सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके इसमें क्या शब्दावली को कंट्रोल है जो कर दिया जाता है। कोई चीज़ दिखा दी बस बात ख़त्म वहाँ से, कोई चीज़ दिखा दी बस बात ख़त्म वहीं से। और ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ज़्यादा है जो उपयोगी है। तो उम्मीद करता हूँ ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साझा कर दीजिए सभी के साथ में, यानी कि शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी जुड़कर जो लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9200 से अधिक है जो साथी जुड़े हुए हैं। देखिए साथियों, व्याकरण इसकी शिक्षण विधियों की पुस्तकें सभी के पास है, लेकिन मेरे साथ साथ सुनते हुए चलोगे आप तो अच्छे से चीज़ें जो मस्तिष्क में बैठ जाएगी, बात इतनी है। बाकी तो किताबें सबके पास है, बार बार पढ़ के वैसे भी आप ठीक कर सकते हो। सुन लोगे, थोड़ी चीज़ें मस्तिष्क में समझ लोगे, मस्तिष्क में चीज़ें जो छप जाएगी, इतनी सी बात है। जय हिंद।